नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ताज केयर इंस्टीट्यूट में। आज की जो क्लास है ये फिर आपकी मैथन क्लास है और ये जो है आपकी मैथन का पार्ट 2 है आपका है। और ये जो क्लास है ये आपके ज्योग्राफी संबंधित जो भी प्रश्न है आपके सारे इसमें आएंगे। और इसमें आपके सेकंड ग्रेड के लिए, रीट के लिए, सेट के लिए और आपका जो राजस्थान पुलिस है इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने लिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है आपके। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सुमिलित नहीं है वो आपका इसमें देखना है, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। तो देखिए यानी कि संसाधन का जो प्रकार है उसको उसका क्या उदाहरण है। देखिए अनवीकरणीय संसाधन यानी कि अनवीकरण संसाधन यानी प्राकृतिक गैस जो है ये क्या है आपकी अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा संसाधन है जो प्राकृतिक गैस एक बार खत्म होने के बाद इसको हम दोबारा पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये संसाधन कैसा आपका, ये आपका अनवीकरणीय संसाधन है। दूसरा प्राकृतिक संसाधन जल। जल क्या है, एक आपका नेचुरल पार्ट है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन है आपका जल। ठीक है, भी जैव संसाधन वन। ठीक है, ये भी सही है कि वन किस में आते हैं आपके, एक प्रकार से आपके जैव संसाधन है। और सर्वव्यापक संसाधन तांबा, ये गलत है आपका, यानी तांबा जो है ये क्या है, एक प्रकार से आपके धातु है और इस धातु का सभी में प्रयोग नहीं होता है। तांबे से केवल आप क्या बनता है, बर्तन बनाने में काम आता है तांबा, या फिर विद्युत उपकरण में तांबा काम आता है, विद्युत उपकरण बनाने में तांबा का उपयोग लिया जाता है, या फिर तांबे के तार बनाए जाते हैं, तांबे के पाइप बनाए जाते हैं। ठीक है, इन सभी में तांबे का प्रयोग किया जाता है। एक आपको सोने को कठोर बनाने के लिए भी इसमें तांबे का प्रयोग किया जाता है, सोने को कठोर बनाने के लिए भी इसमें तांबे का प्रयोग किया जाता है। तो तांबा ये सर्वव्यापक संसाधन नहीं है, ये एक सीमित संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर आपका सही हो जाता है। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। क्या है, सुमिलित कीजिए। क्या है कि आपके जो अयस्क हैं वो किसके अयस्क हैं, उनसे आपको ये सम्मिलित करना है। देखो देखिए लिमोनाइट, लिमोनाइट जो है ये तो किसका अयस्क है, तो लिमोनाइट जो है ये आपके लोह अयस्क है। ठीक है, लिमोनाइट क्या है, ये लोहे का एक आपका प्रकार है। दूसरी बात करते हैं कि स्टेफाइनाइट, तो स्टेफाइनाइट किसका है, तो ये आपके चांदी का है। मस्कोवाइट, मस्कोवाइट किसका है, तो मस्कोवाइट जो है ये आपके अब्रक का है। और लिग्नाइट जो है ये किसका है, ये कोयले का माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि लोहे के कौन कौन से अयस्क होते हैं उसकी बात करते हैं, तो देखो लोहे जो है ये आपके चार भाग का होता है, या 4 भाग उसको बांटा जाता है। तो जो लोह अयस्क है वो तो कौन कौन सा है, तो एक तो है आपका लिमोनाइट, लिमोनाइट होता है। एक होता आपका हेमेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, और एक होता आपका सिडेराइट, और एक होता आपका कौन सा, पीट। ठीक है, सॉरी, एक तो होता है लिमोनाइट, हेमेटाइट, और एक होता आपका सिडेराइट। ठीक है, लिमोनाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, और एक होता आपका मैग्नेटाइट। ये जो चारों हैं ये किसके हैं, ये आपके लोह अयस्क के प्रकार, यानी कि लोह आपका 4 प्रकार का होता है। ठीक है, जबकि अगर हम कोयले की बात करें तो कोयला भी जो है आपके 4 प्रकार का होता है। कोयला भी 4 प्रकार का होता है, कौन कौन से, एक तो होता है आपका एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट,
एक होता आपका बिटुमिनस, लिग्नाइट, और एक होता है पीट। तो लोहे जो आपका कोयला है ये भी आप कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का आपका होता है, ठीक है। और जबकि हम अगर अभ्रक की बात करें तो अभ्रक के 2 इसके आपके, एक तो है मस्कोवाइट और एक आपका बायोटाइट। एक तो है मस्कोवाइट और एक आपका बायोटाइट। ये दोनों इसके हैं आपके, ये हैं आपके अभ्रक, ठीक है। तो यहां पर सही जो आंसर होगा आपका क्या होगा, यानी ए में तो क्या आ गया 3, ए में कौन है आपका 3 है, बी में कौन है 1, सी में है आपके 2 और डी में है आपके 4। तो 3 1 2 4 कौन सा होगा, 3 3 3 1 2 4। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 नंबर सही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके 33। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है, ठीक है। तो ये एक क्षेत्र विशेष पूछ रहा है कि रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है ये कहां पर है। कहां पर है, तो ये आपके बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, या फिर आपके कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो देखिए रानीगंज कोयला क्षेत्र है ये तो कहां पर आपके, ये है आपके पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, 3 नंबर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके 34। क्या है कि लोहे का शुद्ध रूप क्या है। तो यहां पर लोहे का शुद्ध रूप पूछा गया है। तो शुद्ध रूप क्या है आपका, यह है ढलवा लोहा या इस्पात, कच्चा लोहा, या फिर आपका पिटवा लोहा। तो देखो यहाँ पर लोहे का शुद्ध रूप जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, यह है आपका पिटवा लोहे को शुद्ध रूप माना जाता है। यानी कि इसके अंदर देखें तो लगभग क्वालिटी जो होती है वो कितनी होती है, ये होती है आपकी 99.5% की इसमें अच्छी शुद्धता पाई जाती है। और ये जो वो लोहा होता है जिसमें कच्चे लोहे को दोबारा पिघलाकर उसमें उत्पन्न किया जाता है तो वो क्या होता है, आपका पिटवा लोहा होता है। तो यहाँ लोहे का जो शुद्ध रूप है वो कौन है आपका, ये हो जाएगा आपका पिटवा लोहा हो जाता है। तो आंसर नंबर आपका 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, सम्मिलित कीजिए, यानी कि खदान क्षेत्र को उसके खनिज क्षेत्र से सम्मिलित करना है कि कौन सा आपका कहाँ होगा। तो देखें खेतड़ी, अब खेतड़ी जो है ये किसके लिए जाना जाता है भाई, तो खेतड़ी जो है ये आपके तांबा के लिए जाना जाता है। जबकि बेला डिला, बेला डिला ये किसके लिए है, ये आपके लौह अयस्क। और जो आपका बालाघाट जो आपका बालाघाट है, तो बालाघाट जो है किसके लिए जाना जाता है, तो ये आपका मैग्नीज के लिए। और कालाहांडी जो है ये किसके लिए जाना जाता है, ये है आपके बॉक्साइट, ठीक है। तो खेतड़ी तो आप जानते हो, खेतड़ी तो कहां पड़ता है भाई, खेतड़ी तो पड़ता है आपके राजस्थान में। जबकि अगर हम बेला डिला की बात करें तो बेला डिला कहां पड़ता है, तो बेला डिला पड़ता है आपके छत्तीसगढ़ के अंदर। बेलाडा छत्तीसगढ़ में है और बालाघाट जो है ये आपके मध्य प्रदेश में है। बालाघाट जो है ये मध्य प्रदेश में है और जो कालाहांडी है ये पड़ता है आपके ओडिशा के अंदर, ठीक है। तो यहां पर सही क्या होगा भाई कि ए में तो हो गया आपका 3 नंबर, बी में हो गया 1 नंबर, सी में हो गया 4 नंबर और डी में हो गया 2 नंबर। 3 1 4 2, तो क्या होगा 3
1 3 1 4 2, यानी 3 नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, 35 में होगा 3 नंबर आपका सही हो जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो देखिए यहां पर भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, जल विद्युत, या फिर आपका प्राकृतिक गैस। तो यहां पर कौन सा परंपरागत की पूछ रहा है कि नहीं है? तो देखो, अगर हम बात करें कि जो आपके ऊर्जा के संसाधन हैं, इसको मुख्य रूप से देखा जाए तो दो भागों में बांटा जाता है। जैसे एक तो ये आपका जो ऊर्जा संसाधन है, इसके दो भाग हैं, या इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो है आपके परंपरागत, परंपरागत या इसको कह सकते हो अनवीनीकरण। ठीक है, और एक होता है गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, या इसी को कह सकते हो नवीकरणीय। यानी ऐसे संसाधन जो परंपरा से चले आ रहे हैं और जिनका हम दोबारा उनका नवीकरण नहीं कर सकते हैं, यानी एक बार खत्म होने के बाद वो दोबारा वापस एकदम नहीं बन सकते, तो वो तो किस में आएंगे? आपके अनवीकरणीय या परंपरागत में। और जो वर्तमान के साधन है आपके, जो आपके आधुनिक संसाधन है, वो किस में आएंगे? गैर परंपरागत, और जिनको एक बार खत्म हो गया उनको हम दोबारा वापस ला सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? नवीकरणीय साधन कहलाते हैं। अब जो आपके परंपरागत की अगर बात करें या जो आपके अनवीकरणीय है, तो उसमें कौन कौन आता है? तो देखो, एक तो है आपका जल विद्युत, एक तो इसमें आता है आपका जल विद्युत। ठीक है, एक तो आएगा आपका जल विद्युत ऊर्जा, ये किसमें आता है? आपका परंपरागत में आ जाता है। एक आता है आपका तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। एक आता आपका प्राकृतिक गैस, ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, या फिर आपके आणविक ऊर्जा। एक है आपका आणविक ऊर्जा। ये जो सारे हैं ये कैसे? आपके परंपरागत संसाधन है। जबकि अगर बात करें कि गैर परंपरागत में कौन कौन आता है, तो एक तो आएगा आपका सौर ऊर्जा संसाधन, एक तो है सौर ऊर्जा, एक है पवन ऊर्जा, एक है बायोगैस, बायोगैस ऊर्जा, एक होती बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, एक होती आपकी ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और एक है आपका भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, ये सारे जो ऊर्जा के संसाधन हैं ये किस में आते हैं? आपके ये आ जाएंगे आपके गैर परंपरागत में। ठीक है, इसके अलावा एक देखो, एक बायोडीजल ऊर्जा भी है, एक आपका बायोडीजल, ये भी आपके इसमें आता है। ठीक है, तो ये आपके ऊर्जा के संसाधन दो प्रकार के, परंपरागत जल विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस ऊर्जा, और आणविक ऊर्जा आपका इसमें आ जाता है।
और जो गैर परंपरागत है इसमें कौन कौन आएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोडीजल ऊर्जा जो है ये सब इसमें आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या पूछा कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत नहीं है? देखो पेट्रोलियम, ठीक है, किसमें आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा आपके यानी कि भी, अच्छा इसमें एक आपका पेट्रोलियम भी है, पेट्रोलियम ऊर्जा ये भी इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा इसमें आ रहा है आपका, प्राकृतिक गैस ऊर्जा इसमें आ रहा है। तो भूताप किसमें आता है? तो भूताप ऊर्जा आपका आ रहा है गैर परंपरागत। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो कौन सा जाएगा आपका? 1 नंबर, यानी कि भूताप ऊर्जा जो है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये किसमें आता है? गैर परंपरागत में आता है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर है 37, क्या है? सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है, ठीक है। सतत पोषण में क्या होगा? यानी कि समान रूप से, यानी कि समान रूप से क्या है? अवधारणा का संबंध है किससे? है ना, कि संसाधनों के अधिकतम उपयोग से है, या संसाधनों के संरक्षण से है, या फिर संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से है, या ऊर्जा संसाधनों के विकास से है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर समान रूप से हम बात की है। तो पहला देखिए संसाधनों के अधिकतम उपयोग से। तो सतत पोषण का मतलब यहाँ संसाधनों के अधिकतम उपयोग से नहीं है। अगर संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं तो संसाधन एक दिन क्या हो जाएंगे? सब खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये पहला इसका नहीं होगा। संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है, यानी कि संसाधन जो है इनका मतलब क्या होगा कि जो आपके संसाधन हैं इनका पर्यावरण के साथ साथ संसाधनों के संतुलन और विवेकपूर्ण और मिति विवेकतापूर्ण और पुनर्भरण क्षमता अनुसार और इनका विकास करना चाहिए, इनका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अगर ये संसाधन एक बार खत्म हो जाते हैं तो दोबारा इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो अवधारणा का संबंध जो होगा वो कौन सा आपका? 2 नंबर यहाँ पर हो जाता है। जबकि संसाधनों के औद्योगिक उपयोग ये भी सही नहीं है और ये भी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? 2 नंबर, कि संसाधनों के संरक्षण से है, ठीक है, ताकि संसाधनों का संरक्षण भी किया जाए और उनका उपयोग भी किया जाए, लेकिन किससे? समान रूप से किया जाए, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 38। सुमिलित कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है आपका? सुमिलित कीजिए, यानी कि क्षेत्र है और उनके परिणाम उसको जोड़ा गया है। देखिए भाई क्या है, क्या है? इडुक्की। इडुक्की क्या भाई? ताप विद्युत केंद्र है, या सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देश्य परियोजना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो आपका इडुक्की जो है, ठीक है, ये क्या है आपका? ताप विद्युत केंद्र नहीं है, ये क्या है? एक आपकी जल विद्युत परियोजना है। ये क्या है? ये आपकी जल विद्युत परियोजना है। इडुक्की क्या है आपका? ये ताप विद्युत परियोजना नहीं है, ये क्या आपका? जल विद्युत परियोजना है। और शबरीगिरी क्या है? ये तो आपका जल विद्युत परियोजना है, ये तो सही है आपका। घाट प्रभा ये आपकी सिंचाई परियोजना है, और रामगंगा ये बहुउद्देश्य परियोजना, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो सही नहीं होगा क्या है इसमें? देखिए कि कुड का प्रयोग किए कि 2, 3 और 4 सही है, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 सही है, सही है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 सही नहीं, ये नहीं है, 3, 4 ये भी नहीं है, और ये भी आपका नहीं। तो सही आंसर जो होगा क्या होगा? ये हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी कि यहाँ पर इडुक्की जो है ये गलत होगा। यहाँ पर इडुक्की ताप विद्युत केंद्र न होकर क्या है? ये आपकी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, 2, 3 और आपका 4। चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, स्थान और ऊर्जा को सम्मिलित कीजिए भाई। ठीक है, उस स्थान को उसके ऊर्जा से सम्मिलित करना है कि कौन सा आपका सही हो। देखिए क्या है कि पावागढ़, ठीक है, जो पावागढ़ जो है आपका कहां पड़ता है, पावागढ़ आपके ये पड़ता है आपके कर्नाटक। अब पावागढ़ जो है ये किससे संबंधित है आपका, तो पावागढ़ जो है ये है आपके सौर ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, जबकि ताता पानी डबलता है ना। ताता पानी जो है, ताता पानी क्या है, ये आपके भूतापीय ऊर्जा है। और जो ताता पानी है आपका ये कहां पर है, तो ताता पानी जो है ये है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए, तो ताता पानी की आपकी ये भूतापीय ऊर्जा है। और मुपंदल, मुपंदल जो है ये क्या है आपका, ये आपका एक प्रकार से विंड फार्म है। और मुपंदल जो है ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है तमिलनाडु में। ये हो जाएगा। तो काकरापार जो है, काकरापार कहां पड़ेगा, ये आपके परमाणु है। और काकरापार जो है आपके गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये तो तमिलनाडु में है, ये आपके गुजरात में है, और ये मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा कि पावागढ़ क्या है, ये आपके एक सौर ऊर्जा संयंत्र है। बी में क्या है आपका, तातापानी पे क्या है आपका, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा है। सी में क्या है आपका, मुपंदल क्या है आपका, ये पवन ऊर्जा है। और डी में क्या आपका काकरापार, यहाँ पर क्या आपका परमाणु संयंत्र है। तो 2 3 1 4 कौन सा होगा, 2 यानी 4 नंबर का हो जाएगा। 2 3 1 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है देखते हैं। देखिए, परमाणु शक्ति केंद्र राज्य में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा परमाणु शक्ति केंद्र जो है आपका सम्मिलित नहीं है, देखो केगा। तो केगा तो आपके महाराष्ट्र में है सही आपका। ठीक है, दूसरा आपका नरोरा, नरोरा ये आपके गुजरात में है, सॉरी उत्तर प्रदेश में है। काकरापार महाराष्ट्र, ये सम्मिलित नहीं है। काकरापार तो कहां पर भाई, ये आपके गुजरात में है। ठीक है, और कलपक्कम तमिलनाडु, ये सही। तो यहाँ पर जो आपका परमाणु शक्ति केंद्र जो है वो सम्मिलित नहीं है, वो कौन सा जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका काकरापार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम भारत के अन्य परमाणु संयंत्र की बात करें तो कौन कौन से हैं। देखिए एक तो है आपका तारापुर, तारापुर परमाणु, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर आपके महाराष्ट्र में है। और ये जो है ये भारत का पहला, ये जो है भारत का पहला क्या है परमाणु संयंत्र। ठीक है, भारत का क्या है पहला परमाणु संयंत्र है। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो है, दूसरा कौन सा आपका, ये है आपका राउत भाटा। राउत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर है, ये आपके राजस्थान में है। ठीक है, और ये जो है ये भारत का दूसरा, भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला, राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, भारत का तो दूसरा है और राजस्थान का कौन सा होगा आपका, ये पहला ऊर्जा संयंत्र है।
ठीक है। और एक है आपका तीसरा एक है आपका कुडनकुलम, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये कहां पर आपके, ये है आपके तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, ये आपके तमिलनाडु में है। एक है आपका केगा, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, तो ये आपके कहां पर है, ये है कर्नाटक में। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके कर्नाटक में है। पांचवा जो है ये है आपका मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। और मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पड़ेगा, तो ये है आपके तमिलनाडु के अंदर है, यानी कि जो आपका कलपक्कम वाला है ना, ये वाला जो है ये आपका मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। और एक है आपका कौन सा, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। एक है आपका कौन सा, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और ये कहां पड़ेगा, ये है आपके उत्तर प्रदेश में। और एक है आपका काकरापार, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये आपके गुजरात में, ठीक है। ये आपके कहां पर है, गुजरात। तो ये जो है सारे जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके भारत से संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर देखें कौन कौन से हैं, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो आपके महाराष्ट्र में है और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जबकि दूसरे की बात करें तो रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपके राजस्थान में है और ये भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी इसको माना जाता है। एक आपका कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपके तमिलनाडु में है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपके कर्नाटक में है। मद्रास या फिर कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपके तमिलनाडु में है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपके उत्तर प्रदेश में है और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपके कहां पर है, ये आपके गुजरात में, ठीक है। और देखें तो राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान में बांसवाड़ा में, राजस्थान में बांसवाड़ा में राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यहां पर आपका निर्माणाधीन है, ठीक है। बांसवाड़ा में राजस्थान का दूसरा क्या आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका यहाँ पर क्या है, निर्माण, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पर जो सही आंसर जो होगा वो तो कौन सा जाएगा आपका काकरापार, जो कि गुजरात में महाराष्ट्र नहीं है तो सम्मिलित नहीं है, कौन सा जाएगा 3 नंबर। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ। तो देखो भारत में सबसे पहले कौन सा उद्योग शुरू हुआ था आपका यहाँ पर, तो कपड़ा उद्योग, लोहा उद्योग, जूट उद्योग या फिर आपका संगमरमर उद्योग, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखिए कपड़ा की बात करें तो कपड़ा उद्योग जो है या वस्त्र उद्योग जो है ये परंपरागत और संगठित और प्राचीन उद्योग है, ठीक है। यानी कि कपड़े का हम लोग जो है ये प्राचीन काल से इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर हम भारत में देखें कि सबसे पहला कौन सा उद्योग होगा तो ये कौन सा हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग हो जाएगा। और भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो ये कहाँ स्थापित किया गया था, तो देखिए पहला जो सूती वस्त्र उद्योग जो है ये आपके वर्ष 1818 में 1818 में आपके फोर्ट ग्लास्टर,
जो कि कहां पड़ता है आपके कोलकाता में। ठीक है, भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग जो है ये 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। लेकिन ये जो उद्योग है ये चल नहीं पाया, ये उद्योग है कैसा आपका असफल रहा। ठीक है, तो फिर भारत का पहला सफल उद्योग जो है ये कब स्थापित किया गया था? तो पहला सफल उद्योग जो है ये 1854 में आपके मुंबई में स्थापित किया गया। ठीक है, और ये था आपका कावसजी डागर पारसी उद्यमी मिल के नाम से। ठीक है, ये जो है सफल जो उद्योग स्थापित किया गया 1854 में, ये मुंबई में स्थापित किया गया था। कावसजी डागर पारसी उद्यमी मिल के नाम से ये स्थापित किया गया। और ये जो उद्योग है ये कैसा है आपका भाई? ये आपका सफल उद्योग, ये आपका सफल रहा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सही आंसर क्या जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके 42 42। देखिए, भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा जो उत्पादक जिस क्षेत्र आपका कौन है? तो ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, या फिर आपका गुजरात है। ठीक है, अब देखिए, हम अगर सूती वस्त्रों की उद्योग की बात करें तो पहले नंबर पे अगर बात करें तो वो तो कौन है? आपका महाराष्ट्र है, यानी कि सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का जो विकास हुआ। ठीक है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास हुआ वो कहाँ हुआ आपका? ये हुआ था आपका मुंबई के। ठीक है, यानी महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। इसलिए मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, ठीक है, या फिर भारत की कॉटनोपोलिस भी कहा जाता है। भारत की कॉटनोपोलिस भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी या भारत की कहते हैं कॉटनोपोलिस भी इसको कहा जाता है, या कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कह सकते हो। ठीक है, और फिर देखिए कि जो आपका गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है, ठीक है, यानी गुजरात में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग का आपका अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि भारत के अंदर सूती वस्त्र का दूसरा सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो आपके गुजरात में हुआ है। और गुजरात में अगर देखें तो कहां पर? आपका अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जबकि जो आपका कानपुर है, ठीक है, कानपुर यानी कि आपका जो उत्तर प्रदेश है, तो कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और जो आपका कोयम्बटूर है, तमिलनाडु, आपके दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उद्योग का जो विकास हुआ आपके तमिलनाडु में हुआ। और जो आपका कोयम्बटूर है इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जबकि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर, तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को, क्योंकि सबसे ज्यादा
राजस्थान में सूती वस्त्र का विकास हुआ, ये कहां पर आपका भीलवाड़ा में हुआ। और साथ में देखते हैं कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये है आपका भिवाड़ी। भिवाड़ी ये पड़ता आपके खेरथल तिजारा, ठीक है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है आपका भिवाड़ी खेरथल तिजारा। तो यहाँ पर देखो भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा जो उत्पादक जो क्षेत्र है या जो राज्य है वो कौन सा जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका गुजरात हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा 4 नंबर आपका गुजरात हो जाता है। चलिए जी नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर है आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए? ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन सा समूह जो है कारखाने जो है इनका निर्माण जो है स्वतंत्रता के बाद ये बनाए गए। ठीक है, तो कौन कौन से उद्योग है भाई आपके? जैसे जमशेदपुर, दुर्गापुर या भिलाई, भिलाई दुर्गापुर या फिर आपका भद्रावती, भिलाई दुर्गापुर या फिर आपका राउरकेला, कुल्टी, बानपुर या फिर आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, तो देखिए इसमें जो स्वतंत्रता के बाद इनकी स्थापना हुई तो वो कौन कौन से आपके उद्योग है उसकी बात करते हैं। तो इसमें जो है आपका एक तो है आपका भिलाई, एक तो है आपका भिलाई, दूसरा है आपका दुर्गापुर और तीसरा जो है आपका ये है आपका राउरकेला। इन उद्योगों की स्थापना जो है ये स्वतंत्रता के पश्चात आपकी की गई। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या क्या है। क्या क्या है कि जो आपका इसमें जो सही आंसर जो होगा वो तो कौन सा जाएगा आपका 3 नंबर, यानी कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। इनकी स्थापना आपकी कब हुई थी? स्वतंत्रता के पश्चात इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जो आपका भिलाई जो उद्योग संयंत्र है ये कहां पर है आपका भिलाई? तो भिलाई तो है आपके ये छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहां पर है? ये आपके छत्तीसगढ़ में है और इसकी जो स्थापना जो है ये रूस के सहयोग से की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है ये रूस के सहयोग से की गई थी और इसकी स्थापना कब की गई थी आपकी? ये की गई थी आपकी 1953 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, जबकि दूसरा कौन सा आपका? दूसरा है आपका दुर्गापुर। ठीक है, दूसरा है आपका कौन सा? दुर्गापुर। और दुर्गापुर जो है ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपके पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और इसकी जो स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना जो है ये किसके सहयोग से? इसकी स्थापना होती है आपके ब्रिटेन के सहयोग से। इसकी स्थापना हुई आपके ब्रिटेन के सहयोग से। और ये जो आपका है इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? ये हुई थी आपकी 1962। ठीक है, और तीसरा जो है ये है आपका राउरकेला। और राउरकेला कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके ओडिशा में। और इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना जो है ये आपके जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1950। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात जो आपके उद्योग स्थापित किए गए वो कौन कौन है आपके? भिलाई, दुर्गापुर और एक हो जाएगा आपका राउरकेला। तो भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है और इसका जो निर्माण किया गया ये रूस के सहयोग से किया गया था 1953 में,
जबकि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई 1962 में। और राउरकेला जो ओडिशा में पड़ता है और इसकी स्थापना हुई थी आपकी जर्मनी के सहयोग से 1952 में। ठीक है, तो यहां जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर आपका हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर है आपका 44। क्या है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं भाई, देखते हैं कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। दूसरा क्या है? सलेम इस्पात संयंत्र भारत में जंगरोधी इस्पात का प्रमुख उत्पादक है। और महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की समानुषंगी है। और 4 नंबर है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा कथन जो है वो आपका सही नहीं है? ठीक है, तो देखो इसमें जो है आपका पहला यानी भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ, ये जो है ये आपके सही नहीं है। ठीक है, ये जो है ये किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? ये होता आपका जर्मनी के सहयोग से। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 नंबर। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 45। निम्नलिखित शब्दों कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखिए, पहला है भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र ताप विद्युत कोरबा ताप विद्युत गृह से प्राप्त करता है। या राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र स्टील संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नियंत्रण में है। तीसरा विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात लिमिटेड की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है। या फिर जो आपका टिस्को है अपने लिए हेमेटाइट लोएस्क आपूर्ति नोवामंडी से करता है। तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो देखो इसमें जो है इसमें जो है कौन सा सही होगा आपका? ये हो जाएगा आपका 3 नंबर इसमें आपका सही हो जाता है। यानी कि जो विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात लिमिटेड की स्थापना जो है ये जर्मनी के सहयोग से की गई है। ठीक है, तो इसमें आपका सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 46। देखिए क्या है? एल्यूमिनियम कंपनी अवस्थित सुमिल कीजिए। अच्छा, कौन सी एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये आपकी कहां पर है उसकी बात करते हैं। देखिए कौन कौन सा है? बाल्को। अब बाल्को जो ये कहां पर है भाई आपका? तो बाल्को जो है ये आपके हीराकुंड में है। या हिंडाल्को कहां पर है? कोरबा में है। या इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कोरापुट में है। या नालको कहां पर है आपका? रेणुका में। ठीक है, तो देखो कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या क्या होगा कि जो आपका बाल्को है तो बाल्को तो कहां पर है? ये तो है आपके कोरबा। ठीक है, और हिंडाल्को कहां है? ये है आपका रेणुकूट में। और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये कहां पर है? ये है आपके हीराकुंड में। और जो आपका नालको है ये कहां पर है आपके? ये है आपके कोरापुट। ठीक है, अब देखो बाल्को, तो बाल्को मतलब क्या होगा? यानी कि BALCO। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होगा भारत ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? भारत भारत
भारत एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, तो भारत एल्यूमिनियम जो कंपनी है आपकी, ये कहां पर है? तो ये है आपके कोरबा। और कोरबा कहां पड़ता है? तो कोरबा पड़ता है आपके छत्तीसगढ़। ठीक है, कोरबा पड़ता है आपके छत्तीसगढ़ में। और ये जो है इसकी जो स्थापना है, यानी कि पूर्व सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी आपके 1965, है ना। यानी कि जो आपका रूस है, इसके सहयोग से इसकी स्थापना कब की गई? आपकी 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और दूसरा जो है आपका, ये कौन सा आपका? हिंडाल्को, यानी कि हिंडाल्को, HIN, हिंडाल्को, यानी कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। हिंडाल्को मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये कहां पर आपके? तो ये है आपका रेनकूट। और रेनकूट कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रेनकूट कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में। और ये जो है इसकी स्थापना जो है आपके 1958 में अमेरिका के सहयोग से होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके 1958 में। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी अमेरिका के सहयोग से। ठीक है, और तीसरा है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, यानी कि यह है आपका इयाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, यानी कि इयाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। इंडियन एल्यूमिनियम, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये कहां पर आपके? ये है आपके ओडिशा के अंदर। ठीक है, ये कहां पड़ती है? आपके ओडिशा। और एक है आपका कौन सा? नालको, एक है आपका नालको। ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये हो जाएगा आपका नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। नालको यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये आपकी कौन सी जाएगी? नालको। और ये जो है ये आपके कहां पर है? तो ये है आपके हाँ, ये कहां पर आपका? ABCD, बालको तो आपके कहां पर है? कोरबा में। हिंडाल्को कहां पर आपके? यहाँ पर। और हिंडाल्को ये है, और ये नालको का हो जाएगा आपका कोरा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका कोरा। 2, 4, 1 और 3। ठीक है, चलिए, तो नालको जो है ये कहां पे आपके? तो ये है आपके कोरापुट। और कोरापुट पड़ता है आपके कहां पर? आपके ओडिशा के। ठीक है, तो ये होगा आपका कौन सा? ओडिशा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ जो सही आंसर जो होगा क्या होगा? यानी कि ए में तो क्या हो गया आपका? 2 नंबर, बी में हो गया आपका 4 नंबर, सी में हो गया 1 नंबर, और डी में क्या हो गया आपका? 3 नंबर। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 नंबर आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47। देखो क्या है, लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ये पारंपरिक उद्योग हैं या सरकार इनकी सहायता करती है या उनका प्रबंध करना आसान है। देखो हम कुटीर लघु कुटीर उद्योग की बात करें तो ये जो है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि लघु और कुटीर उद्योग जो है ये बहुत से क्या करते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके लिए सही आंसर जो होगा वो तो कौन सा जाएगा, आपका 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें कि लघु उद्योग और जो कुटीर उद्योग है इनके क्या महत्व है, तो देखो कुछ आप महत्व दे सकते हैं। एक तो देखो ये आपके बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी को दूर कर सकता है। ठीक है, जो आपके लघु उद्योग या जो कुटीर उद्योग है इनको लगाकर आप क्या कर सकते हो, अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये जो है ये अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्या है, अनुकूल है। ठीक है, यानी इसको आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में या आप स्वयं घर पर इसको आप लगा सकते हो कुटीर उद्योगों को, तो ये आपके ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल है। बहुत कम पैसों में ये आपको इसको लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, आय की विषमता को दूर करने में सहायक है। आय की विषमता को दूर करने में सहायक है, यानी कि अगर आपका पास पैसा नहीं है, पैसा कम है, आय कम है, तो कुटीर उद्योग या लघु उद्योग लगाकर आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या है इसमें, एक तो आपका व्यक्तिगत कला का विकास होता है। व्यक्तिगत कला का विकास होता है। ठीक है, अगर आप में कोई हुनर है, कोई कला है, तो इसमें इससे आपको अपनी कला को बढ़ावा मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई पेंटिंग आती है, कोई आपको कारीगरी आती है, कोई आपको चित्रकारी आती है, तो इसके माध्यम से आप उसको अपना बढ़ावा दे सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये देखिए, तो लघु और कुटीर उद्योग जो है ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो पहला जो इसमें होगा, ये बहुतों को रोजगार प्रदान करता है। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा, आपका 1 नंबर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, यानी कि कौन से उद्योग में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। देखो पहला है अभियांत्रिक उद्योग, कागज एवं लुगदी उद्योग, वस्त्र उद्योग या फिर आपका ताप उद्योग। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा जो पानी का जो उपभोक्ता है वो कौन, आपका ये है आपका ताप उद्योग। सबसे ज्यादा इसी के अंदर पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि अगर बात करें कि जो आपके अन्य उद्योग जो है, जैसे हम बात करें अभियांत्रिक उद्योग, तो अभियांत्रिक उद्योग में जो आपका पानी की जो मात्रा है वो कितनी होती है, लगभग, यानी कि लगभग देखें तो 5.5% इसमें पानी की आवश्यकता होती है। जबकि कागज उद्योग के अंदर बात करें तो लगभग 2.26% इसमें जल की आवश्यकता होती है। और जो आपके वस्त्र उद्योग है उसमें कितना, आपका लगभग 2.07% इसमें जल की आवश्यकता होती है। और जो आपका ताप उद्योग है इसके अंदर सबसे ज्यादा, यानी कि लगभग देखें तो 88%, इसमें देखें तो लगभग 88% इसमें जल की आवश्यकता होती है। तो यहां पर कौन सा सही होगा, 4 नंबर सही हो जाएगा, ताप शक्ति। चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। भारत में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है। भारत में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है वार्षिक आधार पर, 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, या फिर आपके अनौपचारिक रूप में। ठीक है, अब देखिए भारत में जो कृषि गणना की जाती है ये प्रत्येक प्रत्येक 5 वर्षों में आपकी कृषि गणना की जाती है। ठीक है, हर 5 वर्षों में आपकी कृषि गणना की जाती है। और ये जो कृषि गणना जो है ये किसके द्वारा की जाती है, तो ये आपके कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा, ये किसके द्वारा की जाती है, कृषि सहकारिता व किसान कल्याण विभाग द्वारा ये आपकी कृषि गणना की जाती है। और भारत में सर्वप्रथम जो कृषि गणना की गई थी आपकी वो कब की गई थी आपकी, यह की गई आपकी 1970-71। ठीक है, तो भारत में कृषि गणना कब आयोजित होती है, यानी प्रत्येक 5 वर्षों में होती है। और इसको कौन करवाता है, तो कृषि सहकारिता विभाग जो है इसको करवाता है। और प्रथम जो कृषि गणना जो की गई ये कब की गई थी आपकी 1970-71 में। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। भारत के 15 एग्रो क्लाइमेट कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो देखो इसमें किसको वर्गीकृत किया गया है, तो इसमें देखो तो शुष्क के लिए बात की, पश्चिम शुष्क के लिए तो उसमें कौन आएगा, उत्तर बिहार शुष्क क्षेत्र, राजस्थान शुष्क क्षेत्र, या नेपाल क्षेत्र, या फिर आपका पश्चिम बंगाल डोर्स। ठीक है, तो इसमें शुष्क क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा शुष्क क्षेत्र कौन सा होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान, यानी कि राजस्थान जो है ये आपके पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में आता है। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर जो है या भारत की जो कृषि जो है इसको कितने जलवायु प्रदेश में बांट रखा है, तो ये है आपके 15 कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से उसके भी नाम देख लेते हैं कि आपके भारत में कौन कौन से आपके कृषि जलवायु प्रदेश है। ठीक है, देखिए पहला है आपका पश्चिमी हिमालय श्रेणी, पहला है आपका पश्चिमी हिमालय श्रेणी, दूसरा है आपका पूर्वी हिमालय श्रेणी, दूसरा है पूर्वी हिमालय श्रेणी, तीसरा है आपका निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, चौथा है मध्य गंगा का मैदान, पांचवा है उच्च गंगा का मैदान, छठा है गंगा पार का मैदान, गंगा पार का मैदान, सातवां है पूर्वी पठार, तथा पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, आठवां है आपका केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र,
केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र। फिर देखिए 9 नंबर पे आपका पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र। पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र। पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र। 10 नंबर पे है दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र। 11 नंबर पे है आपका पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान तथा पर्वतीय क्षेत्र। बारह नंबर पे आपका पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, 12 है आपका पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र। 13 है आपके गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र। गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र। 14 है आपका पश्चिमी मैदान और पर्वतीय क्षेत्र। चौदह है आपका पश्चिमी मैदान और पर्वतीय क्षेत्र और एक है आपका 15 द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, ये जो सारे जो है ये आपके भारत में कृषि जलवायु प्रदेश है, यानी कि भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें कि भारत के 15 एग्रो क्लाइमेट कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये आंसर जो होगा वो कौन सा जाएगा, 2 नंबर, यानी राजस्थान शुष्क क्षेत्र जो है ये आपका हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 51। क्वेश्चन नंबर है आपका 51। ठीक है, तो 51 जो है क्या है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, तो देखो मूंगफली है, मक्का है, मसूर है या फिर आपका धान है। देखो अगर हम बात करें कि भारत के अंदर फसलों को कितने प्रकार से बांटा गया है, ठीक है, यानी ऋतु के अनुसार, तो देखो 3 प्रकार की आपकी फसलें हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो होती है आपकी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। एक है आपकी रबी की फसल। रबी की फसल। एक होती जायद की फसल। ठीक है, अब ये जो फसलें हैं, तो खरीफ की फसल जो है ये आपकी वर्षा ऋतु की फसल है। ये वर्षा ऋतु की फसल है।
ये शीत ऋतु, और ये है आपका ग्रीष्म ऋतु। ये है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। जो खरीफ की फसल है, इन खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? तो अगर हम बुआई की बात करें तो इनकी बुआई होती है आपकी जून जुलाई में। जबकि इनकी कटाई कब होती है? तो कटाई हो जाती है इनके अक्टूबर नवंबर में। और जिससे ये करती है तो इसको बो दिया जाता है। इनकी बुआई कब होगी? अक्टूबर नवंबर में। और इनकी कटाई कब होगी? मार्च अप्रैल में। और जब ये करते हैं इसको बो दिया जाता है। इनकी बुआई कब होगी? मार्च अप्रैल में। और कटाई कब होगी इनकी? मई जून में। ठीक है। तो अब देखो खरीफ की जो फसल है आपकी, इसमें कौन कौन आता है? तो देखिए खरीफ में आता है आपका एक तो चावल, इसमें आता है एक तो आपका चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार बाजरा मक्का, मूंग, मोठ, चवला, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, गन्ना, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू, जूट, ये सब किस में आती है? ये आते हैं आपके खरीफ में आती है। जबकि रबी में कौन कौन आता है? तो रबी में देखें एक तो है आपका गेहूं, जौ, चना, सरसों, धनिया, तारामीरा, लहसुन, चुकंदर, अफीम, ये सब किस में आती है? आपके रबी में। और जबकि तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और चारा, ये सब किस में आते हैं? आपके जायद में आते हैं। ठीक है। तो अब यहां देखिए कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो मूंगफली क्या भाई? तो मूंगफली तो आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, ये आपकी खरीफ की फसल है मूंगफली। मक्का, मक्का भी आपके खरीफ की फसल है। ठीक है। धान यानी चावल, ये भी आपकी खरीफ फसल है। और आपका मसूर, मसूर क्या है आपका? तो ये है आपके कौन सी जाएगी? मसूर, मसूर भी है इसमें। मसूर ये किस में आती है आपकी? तो ये आ जाती है आपकी रबी की फसल। ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा 3 नंबर, यानी कि मसूर रबी की फसल है, ये आपकी खरीफ की नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके 52। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है। तो देखो भारत में हरित क्रांति जनक कौन है? आपके केसी मेहता है,
या एम एस स्वामीनाथन है, या एम एन रॉय है, या एस एस भटनागर है। तो यहाँ पर देखिए तो भारत में हरित क्रांति के आपके जो जनक है ये तो कौन है आपके, ये है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। जबकि अगर विश्व स्तर पर बात करें तो इसके हरित क्रांति के जनक कौन थे, ये थे आपके नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, विश्व स्तर पर देखें तो कौन थे आपके हरित क्रांति जनक, ये है आपके नॉर्मन ई बोरलॉग। जबकि भारत के संदर्भ में जो आपके हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है आपके, ये है आपके एम एस स्वामीनाथन। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका कौन सा, 2 नंबर एम एस स्वामीनाथन। देखो इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, तो इंद्रधनुष क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, देखो ये है आपका हरित क्रांति से, नीली श्वेत क्रांति से, या नीली क्रांति से, या फिर उपयुक्त सभी से। देखो अगर हम बात करें क्रांतियों की तो भारत में आपके बहुत सारी क्रांतियां हैं, है ना। कौन कौन सी क्रांति है जैसे हम देखते पहले, एक तो है आपकी हरित क्रांति, एक है पीली क्रांति, एक है श्वेत क्रांति, एक है नीली क्रांति, एक है लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, एक है कृष्ण क्रांति, एक है रजत क्रांति, एक है अमृत क्रांति, अमृत क्रांति, एक है आपके गोल क्रांति, गोल क्रांति, बादामी क्रांति, बादामी क्रांति, एक है आपका गुलाबी क्रांति, ठीक है। ये जो क्रांतियां हैं आपके सारी बात से संबंधित है। अब देखो हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति जो है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है आपका खाद्यान्न उत्पादन से, इसका संबंध है आपका खाद्यान्न उत्पादन से। पीली क्रांति जो है ये सरसों के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन या डेयरी विकास के लिए है आपका। नीली क्रांति यानी कि यह आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति यानी कि टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है आपका। सुनहरी क्रांति ये आपके फल उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति यानी कि ये बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति ये आपके अंडा उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति यानी कि यह है आपका नदी जोड़ो परियोजना से है। गोल क्रांति ये आपके आलू उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति यानी कि झींगा मछली, ठीक है, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। तो यहां पर इंद्रधनुष क्रांति जो है वो क्या है आपका,
इंद्रधनुष क्रांति जो है कि आपका ये है आपका सभी सब उपयुक्त सभी पे है, ठीक है। तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी पे, क्योंकि ये जो क्रांति है ये सभी क्रांतियों पर क्या करती है, निगरानी रखती है। सभी क्रांतियों पर निगरानी, यानी कि इंद्रधनुष क्रांति में सभी क्रांतियां आपकी आ जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54, कृत्रिम मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो देखो कृत्रिम मधुमक्खी पालन जो है क्या कहलाता है, इसे कहा जाता है सिल्वी कल्चर, सेरी कल्चर, लोकी कल्चर या फिर आपका एपी कल्चर। तो देखो ये सारे जो कल्चर है ये आपके आधुनिक कल्चर कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें जो मधुमक्खी पालन से संबंधित जो है वो तो कौन सा आपका एपी कल्चर है। अगर और भी देखें जो आपके जो कल्चर है उनके क्या क्या है, जैसे एक ही आपका कौन सा सेरी कल्चर, सेरी कल्चर, ठीक है। तो सेरी कल्चर का जो संबंध है ये किससे आपका, ये है आपका रेशम कीट उत्पादन से संबंधित है। सेरी कल्चर का संबंध आपका रेशम कीट उत्पादन से संबंधित है। एक है आपका वीटी कल्चर, वीटी कल्चर यानी कि जो आपकी अंगूर की जो कृषि है उसके उत्पादन से संबंधित है आपका कौन सा, वीटी कल्चर। एक है आपका फ्लोरी कल्चर, फ्लोरी कल्चर यानी कि ये आपके फूलों के कृषि से संबंधित है। फ्लोरी कल्चर फूलों की कृषि से संबंधित है। एक है आपका हार्टी कल्चर, हार्टी कल्चर ये है आपका बागवानी से संबंधित। हार्टिकल्चर जो है ये है आपके बागवानी से संबंधित। एक है आपके ऑलेरी कल्चर, एक है आपका ऑलेरी कल्चर, और ऑलेरी कल्चर जो है ये आपके सब्जियां उत्पादन से संबंधित है। ऑलेरी कल्चर सब्जियां उत्पादन से संबंधित है। एक है फिशी कल्चर, फिशी कल्चर यह है आपका मछली उत्पादन से संबंधित, मछली उत्पादन से संबंधित है। एक है मोरी कल्चर, मोरी कल्चर ये आपके शहतूत की कृषि से उत्पादन से संबंधित है। मोरी कल्चर शहतूत उत्पादन से संबंधित है। एक है वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर ये आपके केंचुआ खाद से संबंधित है, ठीक है। वर्मी कल्चर केंचुआ खाद से संबंधित है। तो ये सारे जो है ये आपके आधुनिक कृषि के प्रकार है। तो कौन कौन से, सेरिकल्चर जिसका संबंध किससे, रेशम कीट से है। विटिकल्चर यानी कि अंगूर की कृषि से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि से संबंधित है। हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। ऑलरिकल्चर सब्जियां उत्पादन से संबंधित है। फिशिकल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है। मोरिकल्चर शहतूत की कृषि से संबंधित है। और एक ही आपका कौन सा, वर्मी कल्चर यानी कि ये केंचुआ खाद से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर कृत्रिम मधुमक्खी पालन जो है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका एपीकल्चर। तो यहाँ पर 4 नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55, क्या है, कौन निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानांतरित कृषि नहीं है, ठीक है। तो देखो कौन सी स्थानांतरित कृषि नहीं है, तो पहले तो बात करते हैं कि स्थानांतरित कृषि होती क्या है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि होती क्या है, स्थानांतरित कृषि यानी ऐसी कृषि जो स्थान बदल बदल के की जाती है, स्थान
बदल बदल कर की जाने वाली कृषि, स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि जो है ये क्या कहलाती है? इसको कहा जाता है स्थानांतर कृषि। और इस स्थानांतर कृषि को परंपरागत, इसी को परंपरागत कर्तन या दहन कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि ये कृषि परंपरा से चली आ रही है। इसमें जंगलों को काटा जाता है, उनको जलाया जाता है, तो इसलिए इसको कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो कृषि का जो प्रारूप है वो 2-3 साल एक जगह कृषि कार्य करते हैं, फिर वो जो कृषि भूमि जो है वो अनुपजाऊ होने के बाद अन्य जगह पर जंगल को काटा जाता है और काट के उसको जलाया जाता है, फिर वहां पर कृषि कार्य किया जाता है। फिर वह प्रोसेस नेक्स्ट हो जाता है, यानी कि वो भूमि जो अनुपजाऊ हो जाती है और वापस नए सिरे से नई जगह पर जंगल को काटते हैं, लकड़ियां जलाते हैं और कृषि कार्य किया जाता है। तो उसमें स्थान बदल बदल कर किया जाता है। तो ऐसी कृषि जो है क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है स्थानांतर कृषि। अब इस स्थानांतर कृषि को भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम बात करें कि जो आपका उत्तर पूर्वी भारत है, विशेष रूप से जो आपका असम है, ठीक है, असम में इस कृषि को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है झूम या झूमिंग। इसको असम में झूम या झूमिंग कहा जाता है। जबकि आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में इस कृषि को कहा जाता है पोडू कृषि, पोडू कृषि। जबकि आपके ओडिशा में क्या कहते हैं? कमान। ओडिशा में इसको कहा जाता है कमान कृषि। जबकि हिमाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में इस कृषि को कहा जाता है खिल। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस कृषि को कहा जाता है वालरा। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में इसके नाम अलग अलग है। जैसे विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व में जैसे वियतनाम में कहा जाता है इसको रे। श्रीलंका में कहा जाता है इसको चेना। इंडोनेशिया में इसे कहा जाता है मिल्पा। ब्राजील में इसे कहा जाता है रोका। ठीक है, तो ये अलग अलग क्षेत्र में या अलग देशों में इसके विभिन्न नाम है। तो यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानांतर कृषि नहीं है? तो देखो, घुमक्कड़ पशुपालन या काटने तथा जंगल जलाने वाली कृषि, झाड़ी तथा पत्ती कृषि, या फिर आपका झूमिंग। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि घुमक्कड़ जो पशुपालन जो है ये एक स्थानांतर कृषि में नहीं आता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है? जंगल को काटते हैं, जलाते हैं, तो ये भी हो जाएगा। झाड़ी तथा पत्ती कृषि हो जाती है, यानी कि पौधे पकड़ जाती है, इसको झूमिंग भी कहते हैं। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56। देश के कुल चावल उत्पादन के प्रतिशत के अनुसार चावल उत्पादित राज्यों का अवरोही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो चावल उत्पादित राज्यों का जो अवरोही क्रम होगा वो क्या होगा? तो देखें इसमें कौन कौन से, जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, और पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इसका जो अवरोही क्रम जो है क्या होगा? तो सबसे ज्यादा जो आपका चावल का उत्पादन होता है तो वो तो होता है आपके कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, सेकंड आंध्र प्रदेश में, थर्ड उत्तर प्रदेश, और आपका चौथा नंबर पर आता है पंजाब। तो यहाँ जो सही क्रम जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 1 नंबर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? कथन ए क्या है?
भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। कारण क्या है? भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो देखो इसमें सही आंसर क्या होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए के सही क्या करता है, आर ऐसे ए और आर दोनों सही है और परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपका वो 3 नंबर सही होगा। इसमें क्या है कि ए सही है परंतु आर गलत है ना। यानी भारत में पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, सही है, ये तो बिल्कुल सही है कि पश्चिम की अपेक्षा जो आपका पूर्वी तट है यहाँ पर धान जो है वो आपका क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। लेकिन बात करते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर पश्चिम तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, नहीं होती है ना, क्योंकि आपके पूर्वी तट पर वर्षा जो है होती है ये आपके लोड के मानसून ज्यादा होती है, जबकि पश्चिम तट में आपका मानसून जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है और सबसे ज्यादा बारिश होती है वो कौन सा होगा, आपका पश्चिम तट। तो यहाँ तो सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, आपका ए, यानी ए सही है परंतु आर गलत है, यानी इसके स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। ठीक है, तो जनगणना जो है ये कितने वर्षों में एक बार की जाती है भाई, तो ये है आपके 5 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या फिर आपका प्रति वर्ष। ठीक है, देखिए जनगणना की बात करें तो जनगणना जो है ये आपके प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार की जाती है। और जनगणना जो है ये एक प्रकार देखें तो संघ सूची का विषय माना जाता है। जनगणना क्या है, ये आपके संघ सूची का विषय है। ठीक है, और सर्वप्रथम जो जनगणना की गई थी आपकी, तो वो गणना कब की गई थी, आपके 1872 में, 1987 में आपके जो लॉर्ड मेयो जो है, ठीक है, यानी जो आपके लॉर्ड मेयो है इनके काल में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में सर्वप्रथम आपकी जनगणना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, लेकिन व्यवस्थित रूप से जो जनगणना जो स्टार्ट की गई आपकी वो कब की गई थी, आपकी व्यवस्थित रूप से जो जनगणना स्टार्ट की गई थी आपकी, ये की गई थी आपकी 1881 में। और ये जब उस समय कौन थे आपके, तो ये थे आपके लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में ये आपके पहली गणना की गई थी, यानी पहली व्यवस्थित गणना की गई थी। और जो आपकी 2011 की गणना है, वर्तमान में जब गणना पढ़ते हैं तो ये कौन सी क्रम की गणना है, तो ये होगी आपकी 15वीं गणना मानी जाती है। ठीक है, तो अब जो गणना आएगी तो ये कौन सी गणना होगी, ये होगी आपकी 16वीं गणना जो कि आपकी चल रही है। ठीक है, तो यहां पर जाएगा 3 नंबर सही। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59, क्या है, निम्नलिखित में से भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का लिंगानुपात की दृष्टि से आरोही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आरोही क्रम पूछ रहा है भाई, तो देखिए क्या है इसमें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या केरल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आरोही क्रम पूछा गया भाई, तो आरोही क्रम में क्या होगा, यहाँ पर आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एक हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है, तो छत्तीसगढ़ में जो आपका लिंगानुपात है, छत्तीसगढ़ में जो लिंगानुपात है वो कितना आपका 991। जबकि आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लिंगानुपात जो है वो कितना आपका, ये है आपका 993 है। और जो आपका तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में जो आपका लिंगानुपात है वो कितना आपका, ये है आपका 996। और जो केरल है, तो केरल में लिंगानुपात है वो कितना आपका, यह है 1084। ठीक है, तो यहाँ पर जो आरोही क्रम हो जाएगा आपका कौन सा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो यहाँ पर 2 नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी
जनगणना शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। तो यहाँ पर दो पूछे, ग्रामीण का और शहरी का, तो क्या होगा भाई, जैसे बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा ग्रामीण में हो तो आपको कितना 60.8%, शहरी में 31.2, या फिर ग्रामीण में 75.1%, शहरी में 24.9%, ग्रामीण में 73.3% और शहरी में 26.7%, ग्रामीण में 70.6% और आपका शहरी में 29.4। तो 2011 के जनगणना जो आपकी जो गणना है, ठीक है, जनगणना जो है उसके अकॉर्डिंग ग्रामीण शहर में क्या होगा, तो आपकी राजस्थान में तो जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी आपकी 68.8% है, जबकि शहरी में कितनी आपकी 31.2% आपकी मान, ठीक है। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके 60 क्वेश्चन है भाई, तो इसको आप दोबारा देखें, एक बार रिपीट करके देखें। और ये क्वेश्चन जो है ये आपके बहुत मेहनत करके आप लोगों ने बनाए हैं, ये हमारे एक मेहनत है, ठीक है। और ये जो आपका पार्ट है ये हमने 2 पार्ट में पूरा किया है, यानी पार्ट फर्स्ट में 30 क्वेश्चन थे और जो पार्ट सेकंड है इसमें आपके 30 क्वेश्चन है, यानी कुल मिला के आपके 60 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो एक बड़ी मैराथन क्लास है और ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी, इसको एक बार आप जरूर देखें, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।